स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्मार्टफोन का एवोल्यूशन अब कैसे होने वाला है, तो उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये अब क्लियर हो गया क्योंकि ये फ्लैगशिप के बाद काफ़ी मीम बनने लगा। बात ये है कि अब हम लोग स्टैग्नेशन आ गई, यानी अब कोई भी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी डेवलपमेंट को देखेंगे तो उसमें हमेशा एक एस कर्व होता है। और एस कर्व में ये मतलब होता है कि एक पॉइंट के बाद आप मास्टरी हासिल कर लेते हो, यानी कि अब इसमें ज़्यादा छिड़खानी नहीं करें। जैसे हमारे गाड़ी का डिज़ाइन बहुत चेंज अब नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि 100 साल का रिसर्च उसमें जा चुका है। हम लोग मतलब समझिए अब फाइन ट्यून कर लिए। क्या उससे बेटर बना सकते हैं? हाँ, बस उससे कम दाम में नहीं बना सकते, इसीलिए उसे छेड़ा नहीं जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब हम लोग उस जगह पे नहीं हैं जहाँ एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस होता है। यानी कि मुझे याद है कि जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था उस टाइम बात होता था कि 512 एमबी का रैम होता था मतलब आपके स्मार्टफ़ोन में, और बहुत बड़ी बात होती थी कि 512 एमबी का रैम है। आजकल हम लोग 8 जीबी लेके घूमते हैं, कोई भाव भी नहीं देता। तो ये समझने वाली बात है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अब खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि आज मैं 8 जीबी हूँ तो कल मतलब उस उतना बड़ा जंप होगा जितना 512 से 8 जीबी का जितना जंप है। मतलब कल नहीं होने वाला ऐसा कि हाँ 64 जीबी का रैम मोबाइल में मिलने वाला, तुरंत तो नहीं मिलने वाला, बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अब नहीं होता है, और पहले साल और इस साल के मोबाइल फ़ोन का अंतर जो है अब धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। यानी कि 2010 का मोबाइल फ़ोन वर्सेस 2011 का मोबाइल फ़ोन में बड़ा अंतर था। वो अब देखेंगे 2020 से 2021 का मोबाइल फ़ोन का अंतर वो बहुत कम हो गया है। तो अब उसको 2022 से 2023 में कंपेयर करेंगे, खोजने में बढ़ता है। ऐसा नहीं कंपनी नहीं चाहती है देना, लेकिन अब वो भी पहुँच गए उस जगह पे, भई अब क्या दें तुमको हम? मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, ऐसा नहीं कि ये खुद से सिलिकॉन सारा डेवलप करेंगे, खुद से डिस्प्ले टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। बहुत सारा चीज़ डेवलप हो रहा था, मोबाइल के लिए पोर्ट किया जा रहा था, तो उसमें टाइम लग रहा था। जब पोर्ट हो गया तो अब सैचुरेट कर गए। तो एस कर्व का प्लेटो अब पहुँच गया है। यानी कि अब लॉन्च पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं, स्वीट स्पॉट क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ हर मतलब नया मॉडल से लोगों को जेलसी होती थी क्योंकि अरे इसमें ये दे दिया, अरे इसमें वो दे दिया। अब वो नहीं होता है, अब मास्टरी हो गया। यानी एक बस अच्छा फ़ोन है, तो आपके पास एक अच्छा फ़ोन है। ज़रूरी नहीं कि एकदम इसी समय ऐसा ही लेना चाहिए। तो वही समझिए, अब आप उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रहे, तभी आप उसके बगल में रह सकते हैं। ये शुरू-शुरू में बहुत बड़ा अंतर आता था कैमराज़ में, मतलब कि आईफ़ोन के यहाँ से यहाँ जो शुरू-शुरू में जंप होता था, बहुत बड़ा जंप होता था। लेकिन अब वाले जंप में उतना नहीं है, और इसीलिए अब लोग पुराने वाले बदलते भी नहीं उतना आसानी से। तो वही समझिए, थिंग्स फाइनल स्टेट रीच कर चुका है, यानी कि अब बात-बात पे बदलने की ना ज़रूरत है, ना ही कंपनी को भी बदलने की ज़रूरत नहीं। कंपनी छेड़ने का, सेल्स बढ़ाने के लिए कर दे, लेकिन एक होता है ना कि हो गया, स्टेबल हो गया है। और अब चांसेस पैराडाइम शिफ्ट का, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव हो, उसका बहुत ही कम चांसेस है। जैसे कि हम लोग का सबसे बड़ा बदलाव एक हो रहा था कि क्या होगा अगर मैकेनिकल कैमरा आने लगे, यानी कि कैमरा को पॉप अप कर दिया जाए, ये सब क्या, वो सब फेड आउट हो गया, नहीं प्रैक्टिकल रहा। तो वो इस तरह का कोई बड़ा चेंज हो, बहुत कम चांसेस है। क्या फोल्डेबल आएंगे? हाँ आएंगे, लेकिन वो कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी उतना सस्ता नहीं हो सकता। क्योंकि उस जितना भी आपका दाम आपको एक नॉर्मल बनाने में लगता है, उससे दुगना उसमें लगेगा। आप दाम कितना भी घटा लें, लेकिन वो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो यही रहता है कि क्या वो ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली होंगे। क्या ज़्यादा लोग खरीदेंगे? हाँ, लेकिन वो कल का फ्लैगशिप रहेगा, कॉमन नहीं होगा। और लोग चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं, भैया मेरे को सिंपल चीज़ दो ना, टूटने-फूटने वाला चीज़ मत दो। तो ये स्टैग्नेशन हो गया है, हर किसी को महसूस हो रहा है, और आप लोग देखते भी होंगे कि ध्यान भी नहीं देते आजकल अपना मोबाइल फ़ोन के पीछे। पहले होता था कि मतलब भाई ये खरीद रहे हैं तो उसमें आप लोग देखते थे कौन-सा ओएस है, क्योंकि ओएस का तो अपडेट आता नहीं था। तो ये स्टैग्नेशन हो गया है। इसीलिए बोला आईफ़ोन का शुरू-शुरू में देखिए कितने सारे मॉडिफ़िकेशंस हो रहे थे। फिर धीरे-धीरे अब वो एक जगह आ गया कि अब ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे, बहुत कम चेंज हो रहा है, माइनर चेंजेस। तो अब बात करते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस आ रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा R&D मनी लग रहा है, जो आने वाले टाइम में हमें फ़ायदा मिलेगा। वो है कैमरा, क्योंकि कैमरा कॉमन लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। यानी कि आपको आराम से मतलब बंदे मिल सकते हैं, बंदियाँ मिल सकती हैं, जिनको है कि भैया हमें कोई लेना-देना नहीं है इसका परफ़ॉर्मेंस कैसा है, सिक्योरिटी कैसा है, हमको लेना-देना है ढंग का फ़ोटो और वीडियो आता है कि नहीं। तो वहाँ पे ये समझिए कि लोग फ़ोकस कर रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ये कंपनीज़ भी फ़ोकस कर रही है, क्योंकि बेचना तो पब्लिक को ही है। तो अभी हम लोग का एक टेक्नोलॉजी जिसके पीछे काफ़ी हल्ला चल रहा है, वो है पिक्सेल बिनिंग। अब बात है, पिक्सेल बिनिंग एक पुअर टेक्नोलॉजी है, मतलब बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी ऑप्शन नहीं है जितना, मतलब हर जगह पिक्सेल बिनिंग, पिक्सेल बिनिंग, पिक्सेल बिनिंग वैसा कुछ है नहीं। और हिसाब ये समझिए, पिक्सेल बिनिंग में किया क्या जाता है, आपका नॉर्मल जब सेंसर बनाया जाता है उसमें बेयर फ़िल्टर लगाया जाता है। जब आप पिक्सेल बिनिंग के लिए सेंसर बनाते हैं, यानी कि एक सेंसर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा जहाँ पिक्सेल बिनिंग किया जाएगा, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो या किसी और चीज़ में हो, तो उसका बेयर फ़िल्टर बदल दिया जाता है। तो बेयर फ़िल्टर में ही अलग तरह के कोडिंग्स किए जाते हैं। जैसे इसमें एक यूनिट है जिसमें है आपका रेड, 2 ग्रीन 1 ब्लू, ये एक यूनिट होता है 4 पिक्सल का। वहाँ पे 4 पिक्सल रेड का होगा, 4 पिक्सल ग्रीन का होगा, 4 पिक्सल ब्लू का होगा। ये सब सिलिकॉन में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये मतलब सैमसंग का आप एनिमेशन देखेंगे आइसोसेल का, तो उसमें दिखाते हैं ना कि मतलब ये से ऐसे शिफ्ट हो गया, वैसा होता नहीं है।
वो फिजिकली शिफ्ट नहीं कर सकते भाई, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है कि उसे उठाएगा, डिटैच करेगा, ये सब पिक्सल लेवल का बात कर रहे हैं, बहुत छोटा चीज़ है, नहीं मूव होता है, तो वैसे कर देते हैं। तो इसमें साइड इफेक्ट ये होता है कि पिक्सल बिनिंग कर रहे हैं, क्या वो उतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देता है? हाँ, नहीं भी। क्या इसको अगर आप कंपेयर करते हैं, मतलब उसी साइज़ का पिक्सल से कंपेयर करेंगे, मतलब कि वो मान लीजिए आप हाफ करने के बाद 12 मेगापिक्सल हो रहा है, जो कि एंड्रॉइड के लिए स्टैंडर्ड, मतलब सब चीज़ के लिए स्टैंडर्ड 12 मेगापिक्सल ही है। तो 12 मेगापिक्सल का रॉ सेंसर, मतलब कि जिसमें कोई छेड़खानी नहीं की है, मतलब इस तरह का नॉर्मल 12 पिक्सल का सेंसर वर्सेस ये हमेशा खराब रिजल्ट देगा। इसीलिए आईफ़ोन बहुत आखिरी तक मतलब 12 मेगापिक्सल पे चलता है, और 48 पे वो तब कूदे जब उनका श्योर हो गया कि बाकी सारी टेक्नोलॉजी कर चुकी, पहुँच गई है वहाँ पे। हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि अरे मेरा 4 सेंसर है, मतलब 4 पिक्सल साइट्स हैं, लेकिन बात है कि उसमें एचिंग की गई है। एचिंग करके तभी ना बॉर्डर बनेगा, तभी ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा, वो सारा जगह खाया। तो आपका जो लाइट बकेट एरिया है कि कितने फोटॉन्स वहाँ घुसेगा, वो सैचुरेट नहीं होगा, वो कम हो जाता है। तो क्या ये आपको रॉ 4 के जितना परफॉर्मेंस देगा? नहीं। वो आपको हम आधा कर देता है, तो ये इसका साइड इफेक्ट होता है। तो लोग इस पे करते क्यों? पिक्सल बिनिंग पे करते क्या है? पिक्सल बिनिंग के बारे में आपको ये समझना होगा कि उसका एक ट्रिक है कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपका सेंसर इस तरह का है जिसका लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहा हूँ, मतलब डिटेल हटा दिए, इलेक्ट्रॉनिकली वो बहुत अच्छा है, और आप बीच दिन में शूट कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास कलर डेटा ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि कलर आप देख रहे हो वो गेस कर रहा है। इसमें भी गेस किया जाता है, जैसे कि यहाँ ग्रीन वाले स्पॉट में ऐसा थोड़ी होता है कि वो फोटो में वहाँ ग्रीन ही डेटा है, वहाँ ग्रीन, ब्लू और रेड तीनों डेटा रहता है। तो रेड का डेटा यहाँ कैसे निकालते हैं? गेस करते हैं, जिसे हम लोग डीमोज़ेकिंग कहते हैं। वो एल्गोरिदम है, वो गेस करके निकालता है। यहाँ पे उसे और गेस करना पड़ रहा है, क्योंकि 4 पिक्सल जो मतलब ये रेड है, तो रेड का एकदम शुद्ध इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ग्रीन, एक और जाएँगे, अरे भैया अभी भी ग्रीन का इन्फॉर्मेशन नहीं, एक और जाओ तब जाके ग्रीन का इन्फॉर्मेशन, समझ? उसे बड़े-बड़े स्लॉट से लेना था। कलर रेज़ोल्यूशन खराब हो जाता है। लेकिन चूँकि उतने सारे स्पॉट्स हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट डेटा जो जो जिसके ऊपर कलर पोता जाएगा, वो डेटा में ये फाइन डिटेल्स ज़्यादा आने लगते हैं। इसीलिए अगर आप पिक्सल बिन इमेज देखें, तो उसमें एक शार्पनेस आती है। खास तौर पे दिन में अगर आप शूट करते हैं, तो ये आपको बाकायदा अच्छा रेज़ोल्यूशन देगा। दिन में, बम-बम लाइट में वो सही में शार्पनेस दे देता है। कलर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आम लोग कलर बता नहीं पाएँगे कि हाँ, उतना प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको कलर नापने के लिए इसका नॉर्मल वाला पैटर्न लगाना पड़ेगा। वो होगा नहीं। तो इसीलिए पिक्सल बिनिंग करते हैं। लेकिन ये मतलब समझ रहे कि तिगड़म कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल है नहीं, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि आप कैमरा वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे अति बम-बम लाइट है। अब कुछ लोग हैं जो दिन में ही खूब शूट करते हैं, या बीच-बीच में दिन में शूट करते हैं, वो बोले भैया चुपचाप से पैसा लो हमको ही दे दो, लेकिन बाकी लोग को उतना फ़र्क नहीं आएगा। और पिक्सल बिनिंग में करने दिक्कत है, पिक्सल बिनिंग एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, सेंसर जो है उस तरह का बनाना है, मास प्रोड्यूस नहीं होता है, तो मतलब कंपनी करती है मास प्रोड्यूस मोबाइल फ़ोन के लिए, तो दाम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हर सेंसर को वो नहीं देते हैं। तो आईफ़ोन जैसा था, आईफ़ोन का एक रूल है कि भैया हर सेंसर एक ग्रेड का होना चाहिए, ताकि स्विच नहीं हो कि मैंने वाइड में गया, अल्ट्रा वाइड में गया, बदल गया, वैसा नहीं होना चाहिए, जो सैमसंग का बहुत खराब है। मतलब एग्जांपल देते हैं, मैं ये सैमसंग F62 है, इसका मेन जो है ठीक-ठाक है, मतलब थोड़ा पुराना फ़ोन है और उतना अच्छा था भी नहीं, सस्ता फ़ोन है। लेकिन इसका जैसे मैं अल्ट्रा वाइड पर तो इतना गंदा आ जाता है कि मेरा आदम ज़माने का सोनी इरिक्सन K810i जितना परफ़ॉर्मेंस इसका आ जाता है। इतना क्या गुज़रा है। ये लोग, आप लोग बहुत लोग नोटिस करें, मेन फ़ोटो जो है बम-बम, जहाँ अल्ट्रा वाइड गए, जहाँ कोई दूसरा लेंस इस्तेमाल किया, वो बोले भाई क्या दिखा रहे हो? एकदम मतलब क्वालिटी ऐसे गिर जाता है। तो वो इसीलिए बोले पिक्सल बिनिंग उतना बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है। वो अस्यूम कर रहा है कि अगर आप मुझे बहुत लाइट वाला सिचुएशन दो, और तब मैं आपको थोड़ा ज़्यादा शार्पनेस दूँगा इमेज में, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। हाँ, लेकिन इस पे एक बात हो रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि सिंगल शॉट एचडीआर उससे पॉसिबल हो सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कितनी कंपनी इसे सही में कर रही है, कितनी कंपनी सही है, क्योंकि एनिमेशन में दिखाना और मतलब होता है रियल वर्ल्ड का टेक्निकल डिटेल शेयर करना बहुत कम ही लोग करती है। तो हिसाब ये है कि अगर आप लोग मेरा कैमरा ट्यूसडे का सिंगल शॉट एचडीआर वीडियो देखे होंगे, तो उन्होंने बताया था सिंगल शॉट और एचडीआर बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि सेंसर को आपको बांटना पड़ेगा। तो यहाँ हिसाब ये है कि जब आप पिक्सल को मतलब एक सब पिक्सल की तरह पे आप बिहेव कर रहे हो, कि रेड का एक बड़ा पिक्सल जिसमें मेरा 4 साइट है, किसी को आइडिया है कि 2 साइड को हॉट कर दो, 2 साइड को कोल्ड कर दो, यानी कि एक ये चलेगा लॉन्ग इंटीग्रेशन टाइम, यानी कि वो लॉन्ग एक्सपोजर है, दूसरा शॉर्ट एक्सपोजर। तो लॉन्ग और शॉर्ट एक्सपोजर एक फोटो में कैसे होता है, वो आप जैसे आप शटर दबाते हैं, तो कंप्यूटर एल्गोरिथम गेस करता है कि 1/30th ऑफ ए सेकंड पे शॉर्ट फोटो लेना है, या 1/60th ऑफ जो भी लेना है, तो उसे आप बोलिए लॉन्ग इंटीग्रेशन टाइम, यानी कि वो आपका लॉन्ग एक्सपोजर है, 1/30th ऑफ ए सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर हाईलाइट्स ब्लो आउट ना हो, मोशन ब्लर ज़्यादा ना आए, शार्पनेस बनी रहे इमेज के लिए, वो एक दूसरा शॉर्ट इंटीग्रेशन टाइम लेगा। वहाँ पे वो जैसे अगर आपका 1/30th ऑफ ए सेकंड था, वो 1/300th ऑफ ए सेकंड शूट करेगा। इमेज बहुत नॉइजी आएगा, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर आ जाएंगे। एआई वो दोनों को अच्छे से मर्ज कर देगा, और आपका सिंगल शॉट एचडीआर हो जाएगा।
ऐसा क्लेम करते हैं। क्या इस तरह के सेंसर हैं जो ऐसा कर पाते हैं? हाँ, इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत जगह यूज़ होते हैं और जैसे अभी बीच में कैनन हल्ला करवाया था कि मतलब उसका 21 स्टॉप का डायनामिक रेंज वो लोग अचीव कर रहे थे। उसमें से बहुत सारे यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ 2 बताया, उनके में लिटरली सेंसर जो है 700 यूनिट्स में बँटे हुए हैं और हर यूनिट को अलग-अलग ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि आप ये समझिए सेंसर में कोई सेटिंग नहीं होती है, सिर्फ एक सेटिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं टाइम, यानी कितना देर वो एक्सपोज़ कर रहा है अपने आप को। आप जैसे देखते हो ना एक्सपोज़र ट्रायंगल जिसमें होता है आईएसओ, शटर स्पीड और एपर्चर। एपर्चर लेंस का है, उसे आप नहीं छेड़ सकते, हटाइए। आईएसओ होता नहीं है किसी भी कंप्यूटर में या कैमरा में। हो आईएसओ सिर्फ एक सिस्टम है कि इससे इलेक्ट्रिकल डेटा जो निकला उस पे एम्प्लीफिकेशन यानी उस पे गेन कितना करेंगे वो आप छेड़ रहे हो। इसीलिए आप रॉ फाइल अगर लेते हो तो आईएसओ का कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो रॉ नहीं होता, तो होता क्या है? सटर, शटर यानी कितना देर आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो हिसाब यही रहेगा कि आधा रेड से आप निकालो डेटा जो लॉन्ग एक्सपोजर दिखाता हो, आधा से निकालो जो शॉर्ट एक्सपोजर, दोनों को मर्ज करो, हाई डायनेमिक रेंज फोटो एक शॉट में आएगा। पिक्सल वाला साइड इफेक्ट नहीं होगा कि पिक्सल फोन्स में बहुत देखते हैं, लेकिन अगर कोई मूविंग चीज़ है तो ब्लरी आ जाता है, और या तो ब्लरी होता है या तो मतलब घोस्टिंग होती है। घोस्टिंग क्यों हो रही है कि वो एक शॉट खींच रहा है, फिर दूसरा शॉट खींच रहा है, फिर चौथा कर रहा है, वो सब बहुत तेज कर रहा है, लेकिन फिर भी मोशन में वो दिखेगा, इसीलिए सिंगल शॉट चाहिए। तो क्लेम ये है कि वो डेटा आपको लॉन्ग एक्सपोजर, शॉर्ट एक्सपोजर ऐसे करके 2 फोटो एक शॉट में निकाल रहे हैं। एक अंडर एक्सपोज रहेगा, एक ओवर एक्सपोज रहेगा, दोनों को शादी करा दी जाएगी, एचडीआर मिलेगा। अभी तक मुझे कोई फ़ोन नहीं मिला है जिसमें ये सही से किया जा रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि शेडेड पिक्सल ही कर रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कोई चेंज नहीं कर रहा है, बस जब उसको फैब्रिकेट किया जा रहा है तो उसके ऊपर ये डाल दिया जा रहा है जिसे कहते हैं असॉर्टेड पिक्सल टेक्नोलॉजी, यानी कि उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। समझिए सेंसर को ही ये कर दे रहे हैं, उसके ऊपर सन ग्लास लगा दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता हो जाएगा, लेकिन साइड इफेक्ट लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। तो पिक्सल बिनिंग पे बहुत ज़्यादा होप मत लगाइए। हाँ, अगर कोई ये करने लग रहा है, सॉर्टेड करने लगा, और वो जैसे मैंने बताया अभी 2 कर रहे हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है, ऐसा 4 करने लगे, एक लॉन्ग, एक मीडियम लॉन्ग, सुपर शॉर्ट ऐसे-ऐसे करके लगाएँगे, तब बहुत बढ़िया फ़ोटो आएगा। फिर होता है फोल्डेड पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, शुरू-शुरू में ओप्पो देता था, अभी सैमसंग इसी पे कूद पड़ा है। जो सैमसंग के फ़ोन ऑलमोस्ट टेलीस्कोप जैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो यहीं से दे रहे हैं। क्योंकि कोई फिज़िक्स का अल्टरनेटिव नहीं है। आप लाइट को ढंग से देखना है तो लेंसेस होने चाहिए। लेंसेस को ढंग से ऑप्शन देना है आपको ज़ूम का, उसमें फिज़िकल मूवमेंट देना होगा। तो ये फोल्डेड ऑप्टिक्स है, क्योंकि सीधे लेंस से बाहर निकाल देना है, मतलब लेंस से इस एक्सिस में बाहर नहीं निकाल सकते, तो ऐसे रख दो, फ़ोल्ड कर दो। बाय द वे ये पहले पॉइंट एंड शूट कैमरा में होता था। मतलब सोनी का जब आपका फ्लॉपी डिस्क वाले कैमरा आते थे तो उसमें ऐसे ही फोल्डेड रखते ताकि लंबा सा बाहर ना निकले। और बहुत सारा ये क्या बोलते हैं पॉइंट एंड शूट जो रगडाइज है वो भी ऐसे ही करते हैं ताकि लेंस बैरल बॉडी के अंदर रहे और एक प्रिज्म से कर सके। तो टेक्नोलॉजी नई नहीं है, बस मोबाइल में किसी ने डाल दिया और सैमसंग तो इसको लेके दौड़ गया, और अभी बात चल रहा है कि एप्पल शायद 2 जनरेशन बाद इसे उतार देगा, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। आप मार्स सॉफ्टवेयर कर लीजिए, फिजिकल लेंस है वो धो देगा सारे सॉफ्टवेयर को, इस पे खूब रहेगा। ट्रू सिंगल शॉट एचडीआर यही बताया कि उसी पे सबसे ज़्यादा काम चला। जिस दिन ट्रू सिंगल शॉट एचडीआर आने लगा, मोबाइल फ़ोन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। फिर आता है होमोजीनियस सेंसर फॉर क्वालिटी। ये एप्पल बहुत अच्छा कर रहा है, और पता नहीं सैमसंग को क्या फूंक लिया है कि भैया उसका बहुत सारे फ़ोन में, खासतौर में मिड रेंज और लो एंड में ऐसा आएगा ना कि मेन है, ठीक-ठाक है, बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बाकी कुछ और यूज़ करेंगे, इतना खराब फीचर देगा कि आपको फ़ोन फेंकने का मन करेगा। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका अल्ट्रा वाइड फील्ड ऑफ व्यू का, लेकिन फ़ोटो मैं देख नहीं सकता क्योंकि इतना ब्लरी, इतना वो क्या बोलते हैं नॉइज़ी आता है, सेंसर बहुत गया गुजरा है। तो वही होमोजीनियस किया जाएगा ताकि ये नहीं हो कि ओ आपका मेन से आहा! जैसे दूसरे में गए, भाई ये क्या कचरा दे रहे हो? ये करना पड़ेगा, और ये सब कुछ चलाने के लिए हार्डवेयर न्यूरल नेटवर्क लगेंगे। यानी कि आप लोग ध्यान से देखते होंगे, हर चाहे वो स्नैपड्रैगन हो, चाहे एप्पल हो, चाहे एक्सोनोस ही क्यों ना हो, हर कोई बात कर रहा है कि हमारे में एक डेडिकेटेड सब एरिया है न्यूरल प्रोसेसिंग के लिए, न्यूरल नेट के लिए। मतलब ये वो सब पे एआई चलाया जाता है। एआई जितना बढ़िया होता जाएगा, हमारा रिजल्ट उतना बढ़िया होते जाएगा। तो ये कैमरा में सबसे बड़ा इवोल्यूशन होने वाला है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा त्रासदी है एंड्रॉयड का, फ्लडिंग। अब रहा बात कि किसी ने बहुत अच्छा वीड फूका था, और पता नहीं पूरी दुनिया में 1980s से हुआ है। मुझे एक सबसे पीछे मैं वहीं जा पा रहा हूँ कि जहाँ पे कुछ हो गया किसी को, किसी एक कंपनी ने ऐसा बेवकूफ़ी किया और सारी कंपनी ने कॉपी कर लिया, कोई सुधारने को तैयार नहीं है कि बस हम मॉडल पे मॉडल बनाते हैं। ये हैंडीकैम के टाइम का बात कर रहा हूँ, ट्रूका टीवी के टाइम का, मतलब कंपनी के कैटलॉग्स में ज़बरदस्ती के मॉडल्स हैं। कोई ज़रूरत नहीं है सर, आपका एक मॉडल 30,000 का है, एक 35,000 का, एक मतलब समझिए 40,000, ऐसा सिंपल होना चाहिए। है क्या कि 31,000, 33,000, 32,000, 31,572 रुपीज़। इस लाइक भाई ये क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती का मॉडल क्यों भर रहे हो? तो वही समझिए कि वर्ल्ड जो है मतलब पूप कर रहे हैं मॉडल को। जैसे ये सैमसंग एक टाइम में, बाद आप सोचिए सैमसंग इतना पावरफुल है कि वो एप्पल को हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, एप्पल का मेमोरी से लेके उसका डिस्प्ले से लेके कुछ-कुछ केसेस में सेंसर तक। तो वहाँ से ये खुद क्यों नहीं टिक कर पाते? बात वही है कि किसी को लूज़ मोशन हो गया है। सैमसंग के इंजीनियर्स बम-बम, उनका कोई प्रोडक्ट मैनेजर है ना बहुत गंदा फूका है।
वो बहुत बहुत गंदा माल फूँक लिया है। उसके बाद वो निकलते जा रहा है पीछे से धर्रर्र करके। भैया इतने मॉडल निकालोगे 1 साल के अंदर, कहाँ से अपडेट करोगे? कहाँ से मैनेज करोगे? कहाँ से पॉलिश करोगे? यहीं पे मतलब आप जानते हैं एप्पल क्यों है उतना अच्छा? बस वही है कि उनके पास समझ है कि भैया 10,000 मॉडल नहीं निकाला। जब तक स्टीव जॉब्स थे तो 1 मॉडल काम खत्म। हमको देना ही नहीं, आपको भले हम मेमोरी कैपेसिटी दे दें, लेकिन कोई होशियारी नहीं करने देंगे। फिर हुआ क्या कि एक छोटा एप्पल, एक बड़ा एप्पल। फिर हुआ है कि बड़ा, एक बहुत बड़ा और एक ठो गरीब लोगों के लिए, मतलब एप्पल के हिसाब से गरीब लोगों के लिए। समझ एकदम क्लियर कट रखे हैं। वहीं पे सैमसंग का अभी भी देखें तो वो ऑलमोस्ट 150 मॉडल पर ईयर निकाल देता है। भाई कहाँ से होगा ये? अभी मैं अमेजॉन का तुरंत जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम स्क्रीनशॉट लिया था। भाई कितने सारे मॉडल्स हैं, एक ही कंपनी के कई सारे मॉडल, और सबका दाम भी आसपास ही है। मतलब ऐसा भी नहीं कि दाम बहुत बड़ा अंतर है, मतलब दाम में क्लियर कट अंतर होना चाहिए ताकि आपके पास सेंस रहे कि मैं 15,000 का फ़ोन ले रहा हूँ या 20,000 का फ़ोन ले रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि 16,899 का फ़ोन ले रहा हूँ। कोई सेंस नहीं बनता। ना आप इधर है ना उधर है। और रहा बात, हर फ़ोन में एक्सेसरीज़ लगती है, चाहे हेडफ़ोन हो जाए चाहे कुछ भी, बहुत सारे एक्सेसरीज़ लगती है जो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो सब पे पैसा डाला होता है कि अगर आप 15,000 का लिए 5,000 आप रख रहे हो एक्सेसरीज़ के, जैसे हाई स्पीड चार्जर हो जाए, ब्लूटूथ हेडसेट हो जाए, कुछ भी और हो जाए, ट्राइपॉड हो जाए, जो भी हो सब वो सब रखोगे। ये आप शांति से रहोगे भाई मैंने 15,000 का। ये जो कर रहे हैं ना कि 17,999, 14,999, 15,499, 24,999, इट्स लाइक भाई इतने सारे मॉडल्स नहीं नहीं प्रैक्टिकल हैं। और कोई कंपनी इसे नहीं कर। और सबसे बुरा पता नहीं कहाँ से किसी ने सीख लिया है कि एंड्रॉइड में रैम ऑप्शन देते हैं। रैम ऑप्शन कभी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं। मतलब ये नथिंग फ़ोन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वन प्लस का देखा 8 GB रैम है, 16 GB रैम है। भाई ये सब कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? बात है फ़ोन में जो प्रोसेसर है वो आप चेंज तो करोगे नहीं, रैम भी आप बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते हो। तो उसका मतलब ये होता है कि हर फ़ोन के दाम के हिसाब से, उसके प्रोसेसर के हिसाब से एक ऑप्टिमम रैम है। यानी कि जैसे मान लीजिए F62 में ही का एग्जांपल देता हूँ, तो इसमें 3 रैम ऑप्शन है, यानी 4 GB, 6 GB, 8 GB। क्या इसका प्रोसेसर 8 GB को अच्छे से यूज़ कर सकता है? नहीं, दाम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें 6 GB का ऑप्शन होना चाहिए। अब क्या 4 GB का होना चाहिए? कतई नहीं, क्योंकि आप करते क्या है, कंपनी क्या करती है, 8 GB का ऑप्शन दे देती है रिव्यूअर्स को। रिव्यूअर्स का लोग देखते हैं, आहा क्या स्मूथ है, और वो लोग रिव्यूअर्स बोलते हैं। लोग जाते हैं खरीदने दुकान में, बोलते हैं भैया जो रिव्यूअर्स वाला मॉडल है उसका दाम तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या बोलते हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 24,000। कभी जो 8 GB वाला दाम नहीं बताते, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे सस्ता वाला का दाम बता देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम है, लोग सस्ता वाला खरीद लेते हैं और बाद में यूज़ करते हैं, भैया 4 GB में तो ये बार बार सैचुरेट हो जा रहा है। यही रैम ऑप्शन कभी नहीं देना चाहिए। एप्पल इस मामले में भी ये भी सही करता है, रैम नहीं दो, कैपेसिटी आप पे। और अगर रैम देना ही है तो उसे एक प्रो मॉडल कर दो। जैसे कि अगर ये वन प्लस का 2 मॉडल्स हैं तो शांति से ऐसा कर देते कि भैया 12 GB वाला हमारा प्रो है, 8 GB वाला वो है। ऑप्शन देना ही नहीं है आपको। ऑप्शन बहुत नुकसान करता है, क्योंकि अब जितने ऐप डेवलपर हैं वो परेशान है कि भैया हम कितने दाम के फ़ोन के लिए बना रहे हैं, और आपका कस्टमर के पास ऊट-पटांग एक्सपीरियंस आएगा। यानी कि उसको अब पीडीएफ लेना पड़ेगा, उसको बैठ के एक्सेल शीट में डालना पड़ेगा कि भैया मैं गलती से गए गुजरे प्रोसेसर पे ज़रूरत से ज़्यादा रैम ना खरीदूँ। परफॉर्मेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रोसेसर ओवरलोड होगा। तो ये एकदम नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, कोई कंपनी पॉलिश ही नहीं कर पाती, चाहे वन प्लस हो चाहे ये सब हो, पॉलिश ही नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं भाई क्या करें। और आईफोन इस मामले में बहुत वाइज है, क्योंकि उनको पूरी उतनी बड़ी टीम को सिर्फ कुछ ही मॉडल्स को संभालना है, और आराम से वो पिछले वाले मॉडल्स को भी संभालते रहेंगे। और ये समझिए कि कितने ऐप्स को आपके लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। आप सोचिए लाखों करोड़ों ऐप्स हैं, नहीं। आप किसी भी मोबाइल फ़ोन का यूज़र्स डेटा देखेंगे, जो मतलब टेलीमेट्री डेटा जिसे हम लोग कहते हैं, घुमा-फिरा के 100 ऐप भी नहीं है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑन टाइम, यानी कि फ़ोन ऑन है, फ़ोन में कौन ऐप चल रहा है, बहुत कम होता है। बहुत, बहुत कम होता है। जैसे आपका यूट्यूब हो जाए, टिकटॉक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, ये सब ऐप्स को हटा दें, ऑलमोस्ट 90% ऐप खत्म हो जाता है। फिर आप कुछ ऐप्स रखो, जैसे आपका बैंकिंग ऐप्स हो गए, बैंक के जितने मनी इधर-उधर वाले ऐप्स हो जाए, कुछ ही रहे। यानी कि 100 ऐप्स अगर आप ऑप्टिमाइज़ करते हो अपने फ़ोन के लिए, कि जैसे मैंने ये फ़ोन निकाला है, मैं 1 महीने 100 ऐप्स को इसको फाइन ट्यून करूँगा, ये फ़ोन लगेगा लोगों को आय हाय हाय! क्या फ़ोन है, क्या मक्खन है। सैमसंग क्यों नहीं कर पाता? 150 मॉडल रिलीज़ करते हैं। और रहा बात कि रैम बदल रहे हो यानी मॉडल अलग है। कैपेसिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, रैम से फ़र्क पड़ता है। मतलब अपना समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितना पैर फैला पाता है वो डिपेंड करता है रैम पे। इसीलिए रैम की ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, ताकि ऑप्टिमाइज़र को भी ट्राई कि ठीक है 4 जीबी के अंदर सब फिट करो। 4 जीबी ऐसा नहीं है कम है, लेकिन अगर 4 जीबी फिट है कि हाँ 4 मतलब 4 मैं 4 के हिसाब से फिट करूँगा। ये नहीं दो कि देखो 4 में करो लेकिन 6 में अच्छा लगना चाहिए। कैसे करेगा वो? नहीं कर पाएगा, इसीलिए कचरा मिलता है। तो ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है एंड्रॉयड का, जो किसी मैं जेनुइनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नथिंग फ़ोन लोग थोड़ा-सा करेंगे। एटलीस्ट इनके पास ये ऑप्शन है कि बहुत नीचे उतार ही नहीं रहे, मतलब 8 से नीचे आपको उतरने नहीं दे रहे हैं। ये भी एक थोड़ा-सा साइड वे है इसको ठीक करने का, कि भैया देखिए हम खराब ऑप्शन आपको देंगे ही नहीं। आपको हम 4 जीबी या 6 जीबी देंगे ही नहीं, 8 से ही स्टार्ट कीजिए। तो ये फ्लडिंग बहुत नुकसान करता है एंड्रॉयड को। क्यों एंड्रॉयड पॉलिश नहीं हो पाता? यही है। इसीलिए बोला इंजीनियर्स में प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रोडक्ट मैनेजर जो फूँक लिया है, वो बहुत नुकसान करा रहा है दुनिया को।
अब बात करते हैं लाइफ स्पैन का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल चीज़ ज़्यादा लंबा चल रहा है, यानी कि फ़ोन सब जो है, एक टाइम पे बहुत नाज़ुक होते थे। मतलब मेरा उम्र इतना है कि फ़ोन उस टाइम अगर गिरता था स्क्रीन में, वहाँ पे ये हो जाता था, मतलब स्पॉट्स आने लगते थे। उँगली से अगर आप दबाते थे स्क्रीन पे तो ये होता था, मतलब रंग चेंज होने लगते थे उस जगह के। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों होता था? मैच्योर नहीं थी टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गया है। हर चीज़ एकदम हर्स्ट पुष्ट तंदुरुस्त, यानी कि फ़ोन उन सब गिरता है तो अब आपको उतना हार्ट अटैक नहीं आता। शुरू-शुरू का स्मार्टफ़ोन में लोगों की बैंड बज जाती थी। तो वही समझिए मैच्योर हो गया है। और फिर आपका समझिए ड्रॉप रेजिस्टेंस, कितनी बार फ़ोन गिरने पे टिक सकता है, बहुत बढ़ गया है। वाटर रेजिस्टेंस, ये मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन मुझे चाहिए अपने फ़ोन, नेक्स्ट फ़ोन में, कि भैया पानी सँभाल सको। तो समझ रहे हैं, ये सब चीज़ अब हम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे कि आ गया हमारे फ़ोन में। एक टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स को नाजुक कली की तरह लोग ट्रीट करते थे। आजकल कोई ध्यान भी नहीं देता कि फेंको। जैसे न नया-नया फ़ोन लिया, हो रखो ध्यान से, एकदम चकाचक रहना चाहिए। 1-2 महीने के बाद कौन भाव दे रहा है? तो वही समझिए कि अब वो इतना हो गया है कि भैया एकदम रेजिस्टेंस हो गया है, वाटर रेजिस्टेंस भी हो गया है और बेंड रेजिस्टेंस भी हो गया है, क्योंकि फ़ोन अब बहुत पतला और बहुत बड़ा हो रहा है साइज़ में, तो मुड़ने में भी टिकना चाहिए कि मुड़े तो वो खुद ब खुद सीधा हो जाए और पीसीबी टूटे नहीं है। तो वो सब पे भी मेहनत किया जा रहा है। सब हल्का और कॉम्पैक्ट हो रहते हुए, तो समझिए इंजीनियरिंग हमारी बम-बम हो गई है फ़ोन की। अब वही समझिए, फिर जो अपडेट, ये एप्पल शुरू से किया था और बहुत स्मार्ट था कि अपडेट होना चाहिए। एंड्रॉइड का तो शुरू-शुरू में ये होता था कि भैया आप किटकैट का फ़ोन खरीद रहे हो या जेली बीन का खरीद रहे हो? हम लोग को ऐसे खरीद के शॉपिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि अपडेट तो आने नहीं थे। लेकिन अब वो भी सॉल्व हो गया है, अपडेट्स आने लगे हैं। मतलब मेरे फ़ोन में ही अपडेट आ रहा है, और जबकि ये सस्ता है, प्लस मतलब मेरा पुराना फ़ोन मैंने पापा को दिया, उसमें भी अपडेट्स आ रहे हैं। सैमसंग अब अपडेट्स दे रहा है, लिटरली 3-4 साल पुराने फ़ोन्स में अपडेट्स आ रहे हैं, और जितने नए हैं उसमें और आसानी से होगा, क्योंकि एंड्रॉइड का जो इकोसिस्टम है उन्होंने ओनियन स्ट्रक्चर पे बना दिया है। यानी कि ओनियन है, ओनियन है, ओनियन है, ओनियन है और कोर है, और धड़ाधड़ करके वो बदलते रहते हैं, सिर्फ लेयर बाय लेयर। तो सिक्योरिटी आए तो सिक्योरिटी के लेयर में अपडेट डालते हैं, और यूआई अपडेट आए तो यूआई के लेयर में डालते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके वो बेसिकली ये कर रहे थे, एंड्रॉइड ये कर रहा है, यानी गूगल, कि भैया मैं अपडेट भेजूँ वो डायरेक्ट पहुँच जाए कस्टमर के पास। हटाओ कि सैमसंग उसको छेड़े या मोटोरोला छेड़े या कोई भी और कंपनी, सोनी छेड़े, कोई टेंशन। हमने भेजा, आप सीधे पैकेज करके भेज दीजिए। आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं हो, ताकि यूआई का लेयर, जो कि मतलब हर कंपनी अपना खुद से करती है, उसको कोई टेंशन नहीं हो। तो ये पाइपलाइन जो है अपडेट हो चुका है, इसीलिए अब के टाइम में एंड्रॉइड में अपडेट का उतना टेंशन नहीं आता है। और बोल रहा हूँ, मेरे पास हैं फ़ोन्स पुराने-पुराने, अभी तक उसमें अपडेट्स चल रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकली बता पा रहा हूँ। वो सब सस्ते-सस्ते फ़ोन हैं। महँगे फ़ोन में तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन सस्ते वाले में भी अब आने लगे हैं। वही समझिए। अब बात करते हैं राइट टू रिपेयर, यानी कि लुईस रॉसमैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे दुनिया के लिए, कि भैया फ़ोन लंबा बहुत चल सकता है, सॉफ्टवेयर लंबा चल सकता है, हार्डवेयर टिकाऊ हो गया, तो भैया चलता क्यों नहीं है? बात है वो सब राइट टू रिपेयर का फ़ॉल्ट है। यानी कि पहले एक टाइम होता था कि बैटरी आप बदल दो। मतलब मैं इतना पुराना एज हो गया है कि मुझे याद है कि फ़ोन में बैटरी अलग-अलग से आती थी। सैमसंग उस टाइम वो नौटंकी करता था कि बॉडी को प्लास्टिक में मोल्ड करके देता था। तो सैमसंग C100, तो उसमें स्लाइड कीजिए पूरा बॉडी ही निकलता था। तो आप आराम से बदल सकते थे। फिर नोकिया उस मामले में अच्छा था कि कवर था, कवर के अंदर एक फिक्स्ड बैटरी था, जैसे BL5C, बहुत बूम करता था, इसीलिए उसका नाम पॉपुलर है। तो था, हमारे पास एक दुनिया थी जहाँ पे लोगों को समझ था कि ये केमिकल इंजन है, यानी कि ये घिसेगा। मतलब क्या घिस रहा है आपका मोबाइल में? ये घिस रहा है। ये घिस रहा है और आपका मेमोरी घिस रहा है। और कोई चीज़ नहीं है जो घिसता है। ये घिस रहा है। मतलब इसका लिटरली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सॉल्यूशंस सैचुरेट होंगे, इसीलिए फूल जाता है, डैमेज होता है, फिज़िकली डैमेज होता है। इसे फेंकिए, नया लगाइए, बम-बम रहिए। फ़ोन आपका आराम से 3-4 साल और चलेगा। लेकिन कंपनी सब रिपेयर को हटाने लगी। क्यों भैया? अरे आप रिपेयर कर लोगे तो नया फ़ोन नहीं खरीदोगे, कंपनी को फ़ायदा होता है जब आप नया फ़ोन खरीदते हो। तो बात है कि उससे ई-वेस्ट बनता है। यूरोपियन यूनियन इस मामले में बहुत अवेयर है कि भैया उन्होंने ही फ़ोर्स किया था कि सारे मोबाइल फ़ोन, कंपनी जो है, आप लोग जो इतना वीड फूँक के सब लोग अपना चार्जिंग स्टैंडर्ड बना रहे हो, फेंको तो शांति से यूएसबी में आओ। एप्पल भी साइन किया, एप्पल बस उसमें नौटंकी कर दिया कि नहीं, नहीं हम नहीं करेंगे, हम आपकी मार लेंगे। तो अब जाके ईयू एप्पल को मारना है कि शांति से तुम यूएसबी-सी में आओ तो। बोले इनोवेशन, शांति से तुम आओ, तुम्हारे में एक फीचर भी ऐसा नहीं है जो बाकी लोग 5-6 साल पहले नहीं दे चुके हैं। चुपचाप से आओ शांति से यूएसबी-सी में। और रहा बात, खुद के आईपैड में क्यों दे रहे हो तब यूएसबी-सी इतना खराब है? खुद के कंप्यूटर में क्यों दे रहे हो अगर यूएसबी-सी खराब है? नौटंकी कर रहे हैं। तो वही समझिए, राइट टू रिपेयर, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब अब चालू कर चांसेस बढ़ा रहा है कि सब कंपनी अपने फ़ोन्स में ऑप्शन देगी कि भैया बैटरी बदलवा लो, स्क्रीन बदल, क्योंकि यही 2 चीज़ सबसे ज़्यादा खराब होता है, बैटरी और डिस्प्ले। फूटता क्या है लोगों का सबसे ज़्यादा? डिस्प्ले। सबसे ज़्यादा फेल क्या होता है? बैटरी, यानी कि बैटरी बहुत लंबा नहीं चल पाता है। ये 2 चीज़ अगर आप, यानी कि बैटरी और स्क्रीन को अगर आप ऐसा कर देते हो कि कोई भी फ़ोन खरीद रहे हो और उसमें ये दोनों चीज़ आप आराम से रिपेयर कर सकते हो, बदल सकते हो, बहुत लंबे टाइम तक लोग फ़ोन यूज़ करेंगे। और आज का जो आज खरीद रहे हैं, यानी कि 2022, 2023 में खरीद रहे हैं, वो सब तो आराम से 5 से 6 साल तक खींच सकते हैं। अब उसमें एक साइड इफेक्ट आता है कि फिर मेमोरी घिस रही है, क्योंकि मेमोरी में जो इलेक्ट्रॉन गेट होते हैं, जो मतलब नैंड फ्लैश चिप जो है आपका, उस चिप में क्या है? इलेक्ट्रॉन गेट है। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज वहाँ ठूसा जाता है, वो वहाँ रुक जाता है।
फिर वो निकाला जाता है। तो ऐसे ऐसे करते जो दरवाजा गेट जो है वो घिसता है, धीरे धीरे वेयर हो जाता है। वो जब वेयर हो जाता है इलेक्ट्रॉन रुक नहीं पाता, तो एरर रेट्स आने लगते हैं, डेटा स्वाहा हो जाता है। लेकिन वो बहुत टाइम बाद होता है, और उससे भी बच सकते थे अगर सब में SD कार्ड का अभी भी रहता है, क्योंकि ताकि आप सारा डेटा SD कार्ड में कीजिए, SD कार्ड घिसेगा, जब SD कार्ड बहुत खराब होगा भैया नया SD कार्ड लगा दो, काम खत्म। कोर मेमोरी को कम घिसो। तो लाइफ स्पैन के मामले में ये सब राइट टू रिपेयर बहुत अच्छी बात है कि सारे कंपनीज में ये हो रहा है कि ठीक है हमें एटलीस्ट बैटरी का ऑप्शन देंगे, एटलीस्ट स्क्रीन का ऑप्शन देंगे, बाकी चीज़ ठीक है चाहे नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो चीज़ कंपलसरी है। तो लाइफ स्पैन भी देख लीजिए कि फ़ोन बहुत अच्छा हो रहा है कि आराम से कल को आप फ़ोन खरीदोगे और भूल जाओगे। जैसे कि एक पहले तरह खरीदे, हो गया भाई, हो गया, खरीद लिए, मेरे पास आ गया, काम खत्म। जैसे कि कार हम लोग कैसे खरीदते हैं, खरीद लिए, रुक जाते हैं, इन्हीं की हर साल फिर करते हैं। अब जिनका बड़ा है, जिनको दिखाना है कि मेरा बहुत बड़ा है, तो बात अलग है, वो हर साल गाड़ी बदलते रहते हैं। लेकिन आम लोग का भाई गाड़ी खरीद लिया, रुक जाओ, हो गया, खरीद लिया, आ गया, कुछ साल चिल करो। तो फ़ोन भी अब उस जगह पे पहुंच रहा है। अब बात करते हैं फाइनल डेवलपमेंट पॉइंट का, यानी कि 2PC, यानी कि मोबाइल फ़ोन है क्या एंड में, है वो एक कंप्यूटर। तो हम लोग उसे कंप्यूटर के तौर पे क्यों नहीं देखते? क्योंकि बात ये समझिए कि मोबाइल का हॉर्स पावर जो है, यानी कि टेराफ्लॉप्स जो है, कितना कंप्यूट कर पाता है, वो अब हो गया है बहुत हाई। कितना हाई हो गया, यानी कि मेरा जो पुराना डेस्कटॉप था डेल इंस्पिरॉन 535S, इस लेवल का हॉर्स पावर मुझे अब मोबाइल फ़ोन में मिल जाता है। तो मैं इसे क्या इसकी तरह यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। अभी भी अगर मेरा ये जो कि आदम ज़माने का हो गया, अराउंड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, इसे आराम से मैं मतलब मॉनिटर में लगा के कीबोर्ड माउस के साथ बहुत काम कर सकता हूँ। फ़ोन के साथ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या मेरे फ़ोन में पावर है? ऑब्वियसली है। क्या मेरे फ़ोन में एफिशिएंसी है? बहुत एफिशिएंसी, यानी कि 150 वाट में ये कंप्यूटर जो काम कर पाएगा, ये फ़ोन वही काम, यानी वही नंबर क्रंचिंग के एंड में क्या हो रहा है, आप डेटा क्रंच कर रहे हो, तो वही काम ये फ़ोन कुछ वाट में कर देगा। तो पावर है, ठीक है। अब पावर हो गया तो डिस्प्ले कैसे निकालेंगे? तो थैंकफुली वायरलेस डिस्प्ले के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि वो एक पहली बात आपका हेडेक डाल देता है कंप्यूटर पे ही, कि वायरलेस डिस्प्ले के लिए आपको इनकोडिंग करनी होता है, कंप्रेशन करना पड़ता है। अगर आप डिस्प्ले केबल से निकाल रहे हैं तो पहली बार लेटेंसी का हेडेक खत्म हो जाता है और एक स्टेप बच जाता है। सारे स्टेप्स नहीं हटते, लेकिन एक स्टेप बच जाता है। एक स्टेप भी बच रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो USB-C का सबसे बड़ा बात यह है कि उसको एज ए ओपन स्टैंडर्ड के तौर पर डेवलप किया गया है। यूनिवर्सल सीरियल बस अलायंस ने काम किया था। तो उसमें डिस्प्ले आउटपुट के लिए प्रोटोकॉल जगह दिया गया है, यानी कि अगर USB 4 स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं या 3 ही चाहे, तो उसमें आप डिस्प्ले आउटपुट दे सकते हैं हार्ड लेवल पे, यानी कि वहाँ पे कनेक्ट कीजिए वो USB-C से। अगर आपके पास USB-C मॉनिटर है, डायरेक्ट कीजिए, दिमाग भी लगाने की USB-C टू USB-C कीजिए, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सोचना ही नहीं है, सीधे कीजिए। तो ये समस्या सॉल्व हो जाता है। प्लस अब सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि अच्छा तो हम लोग ऐसा करते क्यों नहीं? अगर USB-C बहुत सारे फ़ोन हैं मार्केट में जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं, USB-C से आराम से उसे डिस्प्ले में लगा दो, आराम से सारा काम हो जाता है। तो हम लोग करते क्यों नहीं है? करते इसलिए नहीं कि यूज़र इंटरफेस, यानी कि यूज़र इंटरफेस का जो मतलब आइकॉन्स हो गए सब, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन भले फुल एचडी का हो सकता है, आपका जो मॉनिटर है वो भी फुल एचडी का हो सकता है, लेकिन अगर उसे आप मिरर करते हैं, जो आप टीवी में ट्राई करके देख सकते हैं कितना ऑड लगेगा, आप हर एंड्रॉइड वाले कर सकते हैं कि जैसे आप उसमें डालेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, आइकॉन सभी ये बड़े बड़े आइकॉन आ जाएंगे। वो जगह वेस्ट कर रहा है, वो डेस्कटॉप के हिसाब से चल नहीं रहा है, जगह वेस्ट कर रहा है। और जितने भी ऐप डेवलपर हैं वो डेवलप किए हैं 5 इंच के हिसाब से, वो सोचे भी नहीं कि कल को ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि आप इसको बड़े स्क्रीन में डेवलप कर सकेंगे, मतलब बड़े स्क्रीन में ज़्यादा ऑप्शंस दे पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। सेम रेजोल्यूशन का बात नहीं है, इसमें फुल एचडी, इसमें फुल एचडी, बहुत बड़ा अंतर होता है। आपका आंख देख सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो आराम से ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसका परफॉर्मेंस को बड़े स्क्रीन से जोड़ पाएँ फिजिकली, ताकि लेटेंसी नहीं रहे, रिलायबिलिटी रहे, वो कर पाएँ, और इसका यूज़र इंटरफेस सुधारते लोग एज ए चीप कंप्यूटर, जितने लोगों का बेसिक कंप्यूटर, जैसे कि जितने HR लोग हो गए जिनको घूम फिर के ईमेल ही करना है, बहुत सारे अकाउंटेंट लोग हैं घूम फिर के एक्सेल शीट में ही काम करना है, ईमेल ही करना है, एक्सेल शीट करना है, मतलब वीडियो प्रोसेसिंग करना है, डेटा के लिए बहुत लोग जो बेसिक लैपटॉप वाला काम करते हैं आज के टाइम में कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस और रहा बात की इस मामले में सैमसंग डेस्क जो डेवलपमेंट कर रहा था, बैकग्राउंड में कर रहा था, वो बहुत अच्छा अप्रोच चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि मतलब आराम से, और ये पहले प्रॉब्लम था क्योंकि उस टाइम USB का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था कि डिस्प्ले आउटपुट डिफ़ॉल्ट रहे। तो उनका था कि नहीं हमारा प्रोप्राइटरी खरीदिए, फिर प्यार से हटा दिया, नहीं ये एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड खरीदिए, फिर हो गया कि भैया शांति से USB-C डॉक खरीद लीजिए, USB-C में है ये ऑप्शन। तो ये अगर करते हैं बहुत आगे जा सकते, तब ये फ़ोन को आप आराम से अपने पापा मम्मी के लिए कि भैया कंप्यूटर वम्प्यूटर चाहिए, शांति से कीबोर्ड माउस लगा दीजिए, इसको USB-C से जोड़ दीजिए, काम खत्म, चलिए खुश रहिए, एंजॉय मारिए। बेसिक काम तो आराम से कर सकते हैं। तो वही समझिए सैमसंग डेस्क इसके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें एक और कारण है इसको फुल स्पीड से डेवलप करने का, वो है कि अब फोल्डेबल्स आ गए हैं मार्केट में। तो फोल्डेबल्स क्या कर रहा है कि आपका 4-5 इंच का चीज़ को दुगना कर दे रहा है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा ना।
वही, इस मामले में एंड्रॉइड बहुत आगे जा सकता है एप्पल से अगर इस पे बहुत ढंग से मेहनत करें। अभी ये मोटोरोला ने भी उतार दिया है ये फंक्शन, जैसे सैमसंग डेस्क के मोटोरोला ने भी उतार दिया है। और सैमसंग अब ये कोशिश कर रहा है कि वायरलेस, क्योंकि लोग मतलब जिनको चाहिए कि वायरलेस कन्वीनियंस चाहिए टीवी के साथ जोड़ने में, ठीक है, वायरलेस ही हम दे देते हैं, दिक्कत होगा लेकिन दे देते हैं। और जितने लोग, यही मुझे समझ में नहीं आता कि कौन प्रोडक्ट मैनेजर जो बोला ये इतना बढ़िया चीज़ इन्होंने डेवलप किया है और ये कई साल से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सैमसंग डेस्क आज का प्रोडक्ट है, कई साल का डेवलपमेंट है, उसे धीरे-धीरे इनको उतार देना चाहिए। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जिस टाइम उतारा था सिर्फ़ लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन हैंडल कर सकता था। अब बेसिक फ़ोन भी कर सकता है। तो ये ऊपर से नीचे आ ही नहीं रहे हैं। ये अभी भी नहीं, ये सिर्फ़ फ्लैगशिप के लिए है। भाई आपका नाम बड़ा हो जाएगा। अगर आप ऐसे कर दो कि हाँ भैया मेरे पापा में अरे उनको कंप्यूटर चाहिए था, तो क्या क्या खरीदा है? अरे फ़ोन दे दिए, वो मॉनिटर लगा दिया, बस काम खत्म। समझ रहे कितना बड़ा बात हो जाएगा? तो वही समझिए कि है हॉर्स पावर बहुत, बस कोई यूज़र इंटरफेस पे अगर ढंग से ध्यान दिया जाए या खासतौर पे गूगल लेवल पे हो जाए कि नहीं हमें यूज़र इंटरफेस ऐसा बनाना है, सिर्फ कुछ ही बड़े बड़े ऐप्स पे कर दे, डॉक्यूमेंट्स पे ये बाय द वे हो गया है, अभी का कोई टेंशन नहीं है। अगर आप गूगल डॉक्स पे काम कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, सैमसंग वो सबके साथ डील कर चुका है और ये भी कर चुका है कि मतलब मोटोरोला, वो सब आपको फुल डेस्कटॉप यूज़ देंगे, फुल डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, यानी आपको एक्सेल स्प्रेडशीट में काम करना है कर सकते हैं, कोई पता नहीं चलेगा कि आप है, आपको लगेगा थोड़ा सा पुराना कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। ये आज की बात कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ा चेंज होगा आने वाले टाइम में धीरे-धीरे कि हाँ, हम लोग को डेस्कटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब तक मतलब कोई बहुत हाई एंड काम कर रहे हैं तो डेस्कटॉप लीजिए। नॉर्मल के लिए आप इसी से काम हो जाएगा, क्योंकि टीवी सबके यहाँ है, मोबाइल सबके यहाँ है, कंप्यूटर सबके यहाँ हो ज़रूरी नहीं है। तो ये एज़ अ कंप्यूटर का रोल प्ले कर सकता है। जिनको हाई हॉर्स पावर चाहिए वो बात अलग है, लेकिन बेसिक लोगों का बेसिक काम हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मोबाइल फ़ोन में होने वाले एवोल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा।